दोस्तों, आज 23 जनवरी 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती पूरा देश और पूरा साउथ ईस्ट एशिया बहुत उत्साह के साथ मना रहा है। आप सबको ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि नेताजी जब सिर्फ 41 वर्ष के थे 1938 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुने गए थे और उस अध्यक्षीय कालखंड में उन्होंने जिस तरह की तेजस्विता, जिस तरह की क्रांतिकारी मार्गदर्शन से कांग्रेस को आगे बढ़ाया, उससे कांग्रेस का एक धड़ा, एक पुराने नेताओं का एक बड़ा समूह इस मत का हो गया कि अब नेताजी सुभाष को पुनः कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनाना है। लेकिन 1939 में नेताजी कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़े और उनके सामने महात्मा गांधी जी ने अपना कैंडिडेट बी पट्टाभी सीतारमैया को खड़ा किया और खुलकर घोषणा की कि मेरा समर्थन पट्टाभी सीतारमैया को है। लेकिन पूरे देश में मौजूद कांग्रेस की समितियों के बीच नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय थी कि नेताजी सुभाष फिर अध्यक्ष बने। लेकिन कांग्रेस की अंतर कलह से दुखी होकर उन्होंने 1939 में अपने कार्यकाल के बीच में ही इस्तीफा दे दिया और इसके बाद उन्होंने कांग्रेस के भीतर ही फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया और अंततः कांग्रेस उन्होंने छोड़ी। और जैसे ही कांग्रेस छोड़ी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। नेताजी ने अनशन आंदोलन किया जेल के भीतर। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें उनके ही घर में नज़रबंद कर दिया। इसी समय विश्व में एक बड़ा घटनाक्रम घट रहा था। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। नेताजी बहुत ही बड़े रणनीतिकार और दूरदर्शी क्रांतिकारी थे। उन्होंने इस द्वितीय विश्व युद्ध का भारत की आज़ादी के लिए पूरा उपयोग करने का मन बनाया, उसके लिए रणनीति बनाई और अपनी जान को जोखिम में डालकर उस रणनीति को अंजाम देना प्रारंभ किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस समय पूरे विश्व में क्रांतिकारी नेताओं में अग्रणी माने जाते थे। अमेरिका की बहुत ही विख्यात टाइम मैगजीन ने 1938 में जब नेताजी सुभाष कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे तो मुख्य पृष्ठ पर नेताजी सुभाष का पूरे पेज पर चित्र छापा था। विश्व के सभी बड़े नेता नेताजी सुभाष चंद्र बोस के उदय से परिचित थे। 16 जनवरी 1941 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश खुफिया तंत्र, जो कि बहुत ही मजबूत खुफिया तंत्र था, उसको चकमा देते हुए रात्रि को अपने घर से नज़रबंदी से चकमा देकर वे निकले और वहाँ से सीधे बिहार के गोमोह रेलवे स्टेशन पर पहुँचे और कालकाजी ट्रेन में बैठकर पेशावर पहुँचे और वहाँ से अफ़गानिस्तान के बॉर्डर को पैदल पार करके अपने सहयोगियों, अपने क्रांतिकारी साथियों के सहयोग से पार करके वे अफ़गानिस्तान में प्रविष्ट हुए, काबुल पहुँचे और वहाँ इटली के दूतावास के सहयोग से मास्को होते हुए वे पहुँचे जर्मनी। जर्मनी में हिटलर ने उन्हें बहुत सम्मान के साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की तैयारी करने के लिए जो भी कुछ आवश्यक था वो प्रदान किया। वहाँ जो प्रिजनर ऑफ वॉर थे इंडियन ब्रिटिश आर्मी के, जो कि मूलतः भारतीय ही थे, उनसे नेताजी सुभाष ने बात करके उनके अंदर भी आज़ादी का जज्बा पैदा किया और उन सैनिकों से कहा कि तुम ब्रिटिश के लिए लड़ते थे, अब भारत के लिए, भारत की आज़ादी के लिए लड़ने और मरने को संकल्पित हो जाओ। वे सारे सैनिक
इस ऊर्जावान नेतृत्व के समक्ष सहर्ष अपनी बलिदान के लिए तैयार हुए और इस तरह से आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ। लेकिन चूंकि जर्मनी और भारत की सीमाएं नहीं मिलती थीं, इसलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उस समय हिटलर को इस बात के लिए तैयार किया कि वे नेताजी को टोक्यो भेजने की व्यवस्था करें, क्योंकि जापान, सिंगापुर, मलाया, बर्मा इत्यादि होते हुए पूर्वोत्तर भारत से सेनाओं को लेकर ब्रिटिश फौजों पर आक्रमण करना संभव था। द्वितीय विश्व युद्ध में जब विश्व युद्ध अपने चरम पर था, हिटलर ने, जिसके पास सीमित संख्या में पनडुब्बियां थीं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपनी एक सबमरीन प्रोवाइड की और उस सबमरीन से नेताजी सुभाष जर्मनी से पूरे विश्व का एक समुद्री सीमा के अंदर चक्कर लगाते हुए, क्योंकि युद्ध था, छिपते हुए वो सबमरीन करीब करीब 1.5 महीने के बाद जापान पहुंची और वहां करीब करीब 40,000 युद्धबंदी भारतीय सैनिक थे, जिनको रास बिहारी बोस, जो खुद एक बड़े महान क्रांतिकारी रहे हैं भारत के, उन्होंने इस बात के लिए तैयार किया था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने देश को आज़ाद कराने के लिए सशस्त्र युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। तो वे सारे सैनिक बहुत उत्साह के साथ नेताजी के नेतृत्व में भारत के लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हुए और इस प्रकार आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ। 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी ने भारत की स्वतंत्र आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया और स्वयं उसके प्रधानमंत्री और आज़ाद हिंद फौज के सुप्रीम कमांडर मनोनीत हुए और भारत की उस आज़ाद हिंद सरकार को 9 देशों ने मान्यता दी, जिसमें रूस भी शामिल था और इन 9 देशों में आज़ाद हिंद सरकार के दूतावास भी प्रारंभ हुए, उनकी अपनी मुद्रा का प्रचलन भी हुआ। और जैसे ही आज़ाद हिंद सरकार का गठन नेताजी ने किया, उसके 2 दिन बाद ही उन्होंने आज़ाद हिंद सरकार की तरफ से ब्रिटेन और अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। और जब ये सारी चीज़ें आगे बढ़ती गईं, तब नेताजी ने मलाया, बर्मा, सिंगापुर में रह रहे हजारों लाखों भारतीयों से आह्वान किया आज़ाद हिंद फौज में शामिल होने के लिए और आज़ाद हिंद फौज को धन से मदद करने के लिए। बहुत बड़ा आज़ाद हिंद फौज का खजाना निर्मित हुआ, जिससे आज़ाद हिंद फौज के सारे सैनिकों की सैलरीज और सारे खर्चे, युद्ध की सामग्रियों के खर्चे उसी से व्यवस्थित होते थे। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस विश्व के पहले सैन्य कमांडर थे जिन्होंने फौज में आर्म्ड वुमन रेजिमेंट की स्थापना की। रानी झांसी रेजिमेंट आज़ाद हिंद फौज की एक आर्म्ड रेजिमेंट थी। और आपको ये जानकर पता हो सकता है, आपको जानकारी हो, लेकिन अगर नहीं है तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा ये जानकर कि दिसंबर 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार का शासन संभाल लिया। इस तरह से भारत की भूमि पर आज़ाद हिंद फौज का शासन प्रारंभ हुआ और अप्रैल 1944 में बर्मा के बॉर्डर से होते हुए आज़ाद हिंद फौज पूरी ताकत और तैयारी के साथ मणिपुर के इम्फाल के नज़दीक जो मोरयांग स्थान है, वहाँ तक ब्रिटिश फौजों को हराते हुए पहुँची। और खुद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने मोरयांग में 14 अप्रैल 1944 को भारत के तिरंगे झंडे को फहराया। आज उस स्थान पर एक भव्य स्मारक है। लेकिन इसी बीच जापान और अमेरिका का युद्ध बहुत भीषण स्थिति में पहुंच गया था और अमेरिका ने जापान के ऊपर आणविक हमला कर दिया था। 9 अगस्त को अमेरिका ने जापान पर अणु बम पटका और 12 अगस्त 1945 को जापान ने अपनी हार स्वीकार कर ली। इन परिस्थितियों में आज़ाद हिंद फौज को अपने 26,000 सेनानियों की कुर्बानी करके, शहादत देकर, इम्फाल से, कोहिमा से
उस फ्रंट से वापस लौटना पड़ा सिंगापुर तक। सिंगापुर में आज भी आज़ाद हिंद फौज का विजय स्मारक मौजूद है, जो हर देश प्रेमी के लिए बड़े गौरव की बात है। 17 अगस्त 1945 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक जापानी बम वर्षक विमान में बैठकर ताइवान की तरफ उड़े और उसके बाद ये खबर आई कि नेताजी का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और संभवतः नेताजी का निधन हो गया है। हालांकि नेताजी के निधन की पुष्टि आज दिनांक तक नहीं हो सकी है। आपको विश्व इतिहास में ऐसा कोई दूसरा क्रांतिकारी नेता संभवतः देखने को नहीं मिलेगा जिसने दूसरे देश की धरती पर करीब करीब 60,000 सैनिकों की पूरी तरह से सशस्त्र सैनिक, टैंक्स और फाइटर जेट्स के साथ सेना तैयार की और अपने देश की आज़ादी के लिए इतना बड़ा युद्ध लड़ा जिसमें उन 26,000 सैनिकों की शहादत हुई। भारत में आज भी इस बात का इंतज़ार है कि उन 26,000 सैनिकों की शहादत की स्मृति में कोई शहीद स्मारक बने। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में शायद भारत का मानस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कुर्बानियों को और उनके कार्यों के महत्व को समझ पाएगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये जो छोटी सी जानकारी मैंने दी वो आपको इस बात के लिए प्रेरित करेगी कि आप नेताजी की लिखी हुई पुस्तकों को पढ़ें, आप नेताजी के द्वारा दिए गए व्याख्यानों को पढ़ें। जर्मनी और सिंगापुर रेडियो से नेताजी ने जो व्याख्यान दिए वो राजनीति शास्त्र के और क्रांतिकारी जगत के बड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। जय हिंद।